दोस्तों, मोदी सरकार एक नया स्कीम लेकर आया है, पीएम विकसित भारत रोजगार योजना, यानी शॉर्ट में PMVBRY। ये स्कीम के जरिए सरकार इंसेंटिव देगी उन यंग यूथ को जो किसी प्राइवेट सेक्टर जॉब ज्वाइन करेंगे और उन एम्प्लॉयर्स को जो उन्हें जॉब देंगे। सरकार ने क्लेम किया है कि इससे 3.5 करोड़ न्यू जॉब्स क्रिएट होंगी और भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने में मदद करेगी। लेकिन दोस्तों, हर साल लगभग 7 से 8 मिलियन नए यूथ जॉब मार्केट में आते हैं। जो पहले से अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी लाइन भी बहुत बड़ी है। तो क्वेश्चन ये है कि क्या सिर्फ एक इंसेंटिव स्कीम से बेरोजगारी जैसे इतने बड़े प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो सकता है? और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या इससे भारत एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये स्कीम ऑफिशियली 15 अगस्त 2025 को लॉन्च हुई थी, पीएम मोदी के द्वारा इंडिपेंडेंस डे के दिन। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। इसका ड्यूरेशन रखा गया है 2 साल। इसमें सरकार ने 99,446 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस किया है, यानी लगभग 1 लाख करोड़ रुपीज। सरकार का टारगेट है कि 2 साल के अंदर 3.5 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट किए जाएं प्राइवेट सेक्टर में। अब इंसेंटिव्स की बात कर लेते हैं। स्कीम में 2 तरफ से बेनिफिट्स दिए जाएंगे। पहला, एम्प्लॉयज के लिए। जो यूथ पहली बार जॉब ज्वाइन करेंगे किसी प्राइवेट सेक्टर में, उन्हें 15,000 रुपीज का इंसेंटिव मिलेगा। ये 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा, एक 6 महीना जॉब कंटिन्यू करने के बाद और दूसरा 12 महीने के बाद, जब वो फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। दूसरा इंसेंटिव एम्प्लॉयर्स के लिए, जो नए लोग हायर करेंगे, उन्हें सरकार हर नए एम्प्लॉय के लिए 3,000 रुपीज पर मंथ सब्सिडी देगी 2 साल के लिए। मतलब सिंपल शब्दों में, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयर्स दोनों को इंसेंटिव मिलेगा ताकि नए जॉब्स क्रिएट हो सके और फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा सके। अब गवर्नमेंट 2 क्लेम कर रही है। पहला, कि इससे नए जॉब्स क्रिएट होंगे और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा, और दूसरा, भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। तो सबसे पहले पहला क्लेम देख लेते हैं। सरकार कह रही है कि इस स्कीम के थ्रू 2 साल में 3.5 करोड़ नए जॉब्स क्रिएट होंगे और ये एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। तो सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट क्या है? इसका मतलब एक ऐसी नौकरी जो स्टेबल हो, लॉन्ग टर्म और डिसेंट इनकम वाली हो, जिसमें कैरियर ग्रोथ और सोशल सिक्योरिटी दोनों हो और जो इकोनॉमी के साथ लॉन्ग टर्म सस्टेन करे। सरकार के तरफ से ये एक बहुत बड़ा वादा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है, जरा उससे कंपेयर कर लेते हैं। दोस्तों, 2024 में एक रिपोर्ट आई थी, द इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया था। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हर साल 7 से 8 मिलियन यानी 70 से 80 लाख यंग लोग लेबर फोर्स में आ रहे हैं। मतलब सिर्फ 2 साल में करीब 1.5 करोड़ नए यूथ जॉब मार्केट में एंटर करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि सरकार ने जो टारगेट किया है 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करना 2 साल में, इससे तो आधा जॉब्स नए लोग ले लेंगे। मतलब जो 1.5 करोड़ नए यूथ यही 2 साल में आएंगे। लेकिन जो पहले से अनएम्प्लॉयड हैं, उनकी भी लाइन लगी हुई है। दोस्तों, अभी जो बेरोजगारी सिचुएशन है इंडिया में, उसे भी देख लेते हैं। मुझे इसका एक्यूरेट नंबर नहीं मिला, लेकिन हम एक रफ कैलकुलेशन कर लेते हैं। PLFS डाटा के अनुसार, PLFS मतलब पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये इंडिया का एक ऑफिशियल सर्वे है जो रोजगार और बेरोजगारी का नंबर्स निकालता है। अभी जो भी अनएम्प्लॉयमेंट या लेबर फोर्स का डाटा हम यूज कर रहे हैं, वो आता है इसी सर्वे से। तो इसके डाटा के अनुसार इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 5.6% जून में और जुलाई में 5.2%। हम 5.2% लेंगे जुलाई का। अभी इंडिया का लेबर फोर्स है 610 मिलियन के आसपास। लेबर फोर्स मतलब जो लोग काम कर रहे हैं या एक्टिवली काम ढूंढ रहे हैं, मतलब हर वो इंसान जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हो। तो इंडिया का लेबर फोर्स है 610 मिलियन। 610 का 5.2% कितना हुआ? 31.7 मिलियन, यानी 3 करोड़। इसका मतलब अभी भी इंडिया में 3 करोड़ से ज्यादा लोग अनएम्प्लॉयड हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट का कहना है कि ये डाटा एक्यूरेट नहीं है, ये शायद 2 गुना हो सकता है या उससे ज्यादा, यानी 3 करोड़ का नंबर और भी ज्यादा हो सकता है। ये तो गया एग्जिस्टिंग अनएम्प्लॉयमेंट। उसके ऊपर हर साल 70 से 80 लाख लोग आ रहे हैं जॉब मार्केट में। तो क्या 3.5 करोड़
जॉब्स एक्चुअली इनफ हैं एक सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाने के लिए, जैसा सरकार क्लेम कर रही है? दोस्तों, एक और पॉइंट है, सरकार बोलती है कि ये स्कीम से जॉब्स क्रिएट होंगे, लेकिन असल में इसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ फॉर्मलाइजेशन हो सकता है। मतलब जो लोग पहले से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं उन्हें पीएफ सिस्टम में रजिस्टर करा दो और उसे जॉब क्रिएशन में काउंट कर दो। कंपनीज तो वैसे ही हायर करते हैं, सब्सिडी उनके लिए बस फ्री मनी बन जाएगा, क्योंकि स्कीम के मुताबिक एम्प्लॉयर्स को 3000 रुपीज पर मंथ सब्सिडी मिलेगी। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि 2 साल के बाद जब सब्सिडी खत्म हो जाएगा तब क्या होगा? क्या वो उतने ही लोगों को रखेंगे या निकाल देंगे? अगर नहीं रखेंगे तो सस्टेनेबिलिटी कहां जाएगी? जबकि सरकार का कहना है कि ये स्कीम सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बनाएगी। अब एक क्वेश्चन ये भी है कि जॉब्स क्रिएट कैसे होते हैं? क्या सिर्फ सब्सिडी देने से नए जॉब्स बन जाते हैं? दोस्तों, रियलिटी ये है कि नए जॉब्स तभी बनते हैं जब नए बिजनेस स्टार्ट होते हैं या पुराने बिजनेसेस अपना प्रोडक्शन या ऑपरेशंस एक्सपांड करते हैं, और ये तब होता है जब इकोनॉमी में डिमांड बढ़ रही हो। PMBBRY स्कीम में एम्प्लॉयर्स को 3000 रुपीज पर मंथ सब्सिडी मिलेगी, लेकिन कोई कंपनी सिर्फ सब्सिडी के लिए किसी को हायर तो नहीं करेगी। वो तभी नए लोगों को रखेगी जब उसे अपने बिजनेस में जरूरत पड़ेगी, और ये तब होगा जब उसे ग्रोथ और डिमांड दिखेगी। इसका मतलब ये है कि भले ही ये स्कीम से हायरिंग को एक पुश मिल सकती है, लेकिन ये पुश शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म में जॉब्स तभी सस्टेन करेंगी जब इकोनॉमी में डिमांड और ग्रोथ ज्यादा होगी। दोस्तों, एक और पॉइंट है कि जो जॉब्स विकसित भारत स्कीम में क्रिएट होंगे वो ज्यादातर एंट्री लेवल और लो स्किल वाले होंगे। एजुकेटेड यूथ के लिए ये जॉब्स सुइटेबल नहीं होंगे। एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 में ये भी पब्लिश हुई थी कि अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा एजुकेटेड यूथ के बीच है। ईयर 2000 में सिर्फ 35% एजुकेटेड यूथ अनएम्प्लॉयड थे, लेकिन 2022 में ये बढ़कर 65% से भी ज्यादा हो गया था। ये वो यूथ हैं जो सेकेंडरी लेवल एजुकेशन लिए हैं या उससे थोड़ा ज्यादा, और ग्रेजुएट्स की कंडीशन और भी खराब है। उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 29%, जबकि जो लोग पढ़ ही नहीं सकते, अनएजुकेटेड है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है सिर्फ 3%। मतलब एजुकेटेड यूथ के लिए जॉब मिलना सबसे मुश्किल हो गया है इंडिया में। इसका एक ही रीजन है, इंडिया में एजुकेशन का क्वालिटी और जॉब मार्केट दोनों मैच नहीं करता। एजुकेटेड यूथ को सिर्फ जॉब नहीं बल्कि क्वालिटी जॉब चाहिए, जिसमें कैरियर ग्रोथ हो और अच्छा सैलरी पैकेज हो, और वही सबसे बड़ा गैप है इसी PMBBRY स्कीम में। तो जब ग्राउंड रियलिटी ये है, तो क्या PMBBRY जैसे इंसेंटिव बेस्ड स्कीम इंडिया में सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाएगी? दोस्तों, अब आ जाते हैं गवर्नमेंट के दूसरे क्लेम पर कि भारत को विकसित बनाने के लिए PMBBRY स्कीम बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। इसका सच भी जान लेते हैं। गवर्नमेंट चाहती है कि भारत को बहुत जल्द एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाना। PM मोदी ने एक रैली में कहा है कि भारत 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाला है। भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, और वो भी 2028 तक, और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2038 तक 2nd लार्जेस्ट भी बन सकता है। लेकिन दोस्तों, रिपोर्ट्स ये भी दिखाते हैं कि अपनी इकोनॉमी को एक्सपांड करने के लिए इंडिया को 2030 तक लगभग 115 मिलियन यानी 11.5 करोड़ न्यू जॉब्स चाहिए। लेकिन सरकार का अभी टारगेट कितना है? 2 साल में यानी 2027 तक 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट करना। मान लो PMBBRY स्कीम से ये अचीव हो भी जाता है, फिर भी बाकी के 3 साल में यानी 2027 से 2030 तक 8 करोड़ और भी जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर ये भी अचीव हो जाए तो ये सिर्फ इकोनॉमी को एक्सपांड करने के लिए मदद करेगा, लेकिन डेवलप्ड नेशन बनने के लिए ये काफी नहीं है। दुनिया का एक लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना और डेवलप्ड कंट्री बनना दोनों अलग बात है। और सब्सिडी देके, कैश इंसेंटिव देके एम्प्लॉयमेंट में शॉर्ट टर्म पुश ला सकते हो, इससे हायरिंग थोड़ा बढ़ सकता है और डिमांड को एकदम से पुश कर सकता है। लेकिन डेवलप्ड देश बनने के लिए पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए, सिस्टमेटिक रिफॉर्म चाहिए। दोस्तों, एक कंट्री को डेवलप्ड कंट्री कब माना जाता है? डेवलप्ड कंट्री का मतलब सिर्फ बड़ी इकोनॉमी नहीं होती। अगर ऐसा होता तो न्यूजीलैंड एक डेवलप्ड कंट्री नहीं होता। वर्ल्ड इकोनॉमी रैंकिंग में न्यूजीलैंड 52 पर है, फिर भी वो डेवलप्ड है। डेवलप्ड तब बोला जाता है जब एक आम आदमी की एवरेज इनकम हाई हो, हर किसी को एजुकेशन और हेल्थ केयर इजीली मिलता हो, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो, और देश इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड क्लास हो, साथ ही गवर्नेंस स्ट्रांग हो और करप्शन कम हो। अब चाइना का एग्जांपल ले लो। चाइना दुनिया की 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन अभी भी डेवलप्ड नहीं माना जाता।
क्यों? क्योंकि उसका पर कैपिटा इनकम सिर्फ $13,000 के आसपास है, जो डेवलप्ड कंट्रीज के कट ऑफ से नीचे है। कट ऑफ मतलब वर्ल्ड बैंक ने एक बेंचमार्क फिक्स किया है $14,000 का, जिसका पर कैपिटा इनकम $14,000 से ज्यादा होगा वो डेवलप्ड नेशन कहलाएगा। चाइना का अभी है $13,000 के आसपास। इसके अलावा चाइना के सिटीज में ग्रोथ ज्यादा हुई है, लेकिन रूरल एरियाज पीछे हैं, वहां पे इनइक्वालिटी अभी भी ज्यादा है। अब इंडिया की बात करें, एवरेज इनकम सिर्फ $2,500 के आसपास है। HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग में इंडिया बहुत नीचे है, अभी 130 के ऊपर है। मतलब जीडीपी साइज बड़ा है, लेकिन आम आदमी का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत लो है। अभी भी 80 करोड़ से ज्यादा लोग फ्री राशन ले रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री ट्रांसपोर्ट जैसे स्कीम्स चल रहे हैं। मतलब बेसिक नीड्स फुलफिल करने के लिए अभी भी सब्सिडी सिस्टम पे लोग डिपेंड कर रहे हैं। तो इंडिया को डेवलप्ड बनने के लिए सिर्फ जॉब्स क्रिएट करना काफी नहीं होगा, हमें अपनी एजुकेशन और स्किल सिस्टम इंप्रूव करना होगा, हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी स्ट्रॉन्ग करनी होगी, इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हेवी इन्वेस्टमेंट करना होगा, गवर्नेंस स्ट्रॉन्ग करनी होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास बनाना होगा, करप्शन कम करना होगा और फ्री सब्सिडीज के बजाय सस्टेनेबल ग्रोथ में फोकस करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए, सिर्फ सिटीज नहीं, इंडिया के हर गांव भी डेवलप होने चाहिए। देश की इकोनॉमी कुछ गिने चुने लोगों के ऊपर नहीं टिकनी चाहिए, बल्कि हर एक सिटीजन का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। लार्जेस्ट इकोनॉमी बनना एक अलग बात है और एक डेवलप्ड कंट्री बनना बहुत बड़ा चैलेंज है, और ये सब PMBBRY जैसे एक इंसेंटिव स्कीम से पॉसिबल नहीं है, बल्कि एक इकोनॉमिक, सोशल, गवर्नेंस सिस्टम का रीबिल्ड चाहिए। विकसित भारत के लिए एक विजन और सिस्टमिक रिफॉर्म्स जरूरी हैं। दोस्तों, आपका क्या कहना है? कमेंट करके बताओ।